हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसकी हेडिंग मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखी है। क्या है कि फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। दो बातें पढ़ेंगे इंट्रो पार्ट में। पहला पार्ट तो क्या है कि फलनों का संयोजन, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका क्या है इंट्रो का कि व्युत्क्रमणीय फलन, है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखो इसमें भी पहले अपन पढ़ेंगे कि फलनों का संयोजन क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है, फलन है एफ एक्स जो है 3x, ठीक है। वह एक और कोई फंक्शन है जी एक्स जो है वो क्या है कोस एक्स है, ठीक है। तो इनका संयोजन अपन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। संयोजन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि संयोजन क्या है कि f प्लस जी या एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना। ये तो क्या है अलजेब्रा है, जो अपने 11th क्लास में पढ़ी थी। दो फंक्शनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, है ना, मल्टीप्लाई करना, ये तो क्या है फंक्शन पर अलजेब्रा है। फलनों का संयोजन कंपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि f प्लस जी, है ना। तो देखो फिर संयोजन है क्या, इन दो फलन है, इनका संयोजन मैं दो तरीके से कर सकता हूं, देखो, ठीक है। कैसे, या तो देखो इनको मैं बना सकता हूं फोग एक्स, ठीक है, या इसको मैं बना सकता हूं गोफ एक्स। इन दोनों फलनों को मैं दो तरीके से संयोजित कर सकता हूं, फोग एक्स या गोफ, है ना। इसको फोग बोल देते हैं, वैसे है क्या ये एफ ऑफ जी एक्स, इसको क्या बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स, है ना। गोफ और फोग अपन बोल देते हैं। तो देखो संयोजन हो के ये बनता क्या है। फोग एक्स को क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर जी एक्स, ठीक है। फोग एक्स क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स अपना ये है, देखो एफ एक्स बराबर 3x है, एफ टी बराबर क्या होगा 3t होगा, एफ जी बराबर क्या होगा 3g होगा, एफ पी बराबर क्या होगा, देखो जहाँ यहाँ जो चर की वैल्यू मैं पुट करूँगा वो यहाँ आ जाएगी ना। तो यहाँ मैंने देखो एफ ऑफ जी चर की जगह मैंने क्या लिख दिया जी एक्स, तो यहाँ जो भी एक्स आ रहा है उसकी जगह लिख दूंगा 3gx। समझ में आ रही है क्या। देखो जैसे एफ टी बराबर 3t है तो मैं इसको यूँ तो लिखता हूँ एफ एक्स बराबर 3x। इसको क्या लिखूँगा एफ आर बराबर क्या आ जाएगा 3r, मतलब जो यहाँ चर रखूँगा वो यहाँ आता जाएगा, और यहाँ मैं एफ ऑफ जी एक्स लिख दूंगा तो यही तो आएगा कि 3gx। वही क्या मैंने देखो एफ ऑफ जी एक्स की जगह क्या लिख दिया 3gx, है ना। अब 3 तो पड़ा अपनी जगह, ब्रैकेट में gx की वैल्यू क्या है कोस एक्स। तो फोग एक्स जो है, फोग एक्स क्या बना 3 कोस एक्स। ये फंक्शन कंपोजिट होके एफ और जी कंपोजिट होके फोग एक्स जो बना वो क्या दे रहा है कि 3 कोस एक्स, ठीक है। अब गोफ की बात करते हैं। इसी तरह जैसे फोग डिफाइन किया इसी तरह से क्या होगा गोफ, है ना। गोफ को क्या लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब वही बात जैसे जी टी है तो 3t, जी एक्स होगा तो 3x, जी आर होगा तो 3r, जी एफ एक्स है तो x की जगह क्या जाएगा कोस, और x की जगह क्या जाएगा ब्रैकेट में एफ एक्स। ये बात समझ में आ रही है क्या। जो जहाँ चर है वहाँ ये वैल्यू आ जाएगी। देखो जी एक्स बराबर कोस एक्स है तो जी एफ एक्स बराबर क्या जाएगा कोस एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है कोस तो पड़ा अपनी जगह, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x, ठीक है। ये गोफ डिफाइन हुआ, ठीक है। और भी कोई फंक्शन हो मान लेते हैं ना, मान लो एक और कोई फंक्शन है एच एक्स कोई फंक्शन है ना, उसको मैं मान लेता हूँ मोड एक्स है। क्या है मोड एक्स है। तो ये भी गो हो सकता है, होग हो सकता है, फो हो सकता है, होफ हो सकता है, कोई कैसे भी हो सकता है। जैसे जी ऑफ गो हो लिख रहा हूँ ना, गो हो एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ जिसको इसको यूँ तो लिखेंगे जी ऑफ एच एक्स। जी पड़ा है अपनी जगह, है ना, सॉरी जी, देखो जी एक्स कहाँ है जी एक्स ही रहा, जी एक्स बराबर कोस एक्स है तो जी एच एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोस एच एक्स। देखो जी एक्स बराबर कोस एक्स है तो जी एच एक्स, एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ एच एक्स, तो कोस एक्स की जगह क्या जाएगा एच एक्स
और कोस एच एक्स का मान मेरे पास है कितना है, मोड एक्स, तो कोस मोड एक्स, ये गो एक्स आ गया, है ना। इसी तरह से अपन होग निकाल सकते हैं, होग एक्स, फोह एक्स, है ना, होफ एक्स। इनको कंपोजिट कर करके ये नए नए फंक्शन बना सकते हैं। देखो अब ये फंक्शन है, ये भी खुद में भी एक क्या है, फंक्शन है, जिसमें x की वैल्यू रखूंगा तो इस तरह से कुछ फंक्शन दे देगा ना। ये भी एक फंक्शन, नया फंक्शन बना, दो फंक्शन को मिला के ये नया फंक्शन बन गया, जिसमें x की जगह कुछ रखूंगा तो अलग अगला कोई नया फंक्शन मिलेगा। ये तो थी ऊपर ऊपर की बात कि फंक्शन कंपोज होते कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं अंदर की। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो इनकी डोमेन और कोडोमेन भी होंगी, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर की बात की कि कंपोज होते कैसे हैं। अब कंपोज होके ये नए फंक्शन बन रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई डोमेन और कोडोमेन होगी, है ना। करते हैं उन पर चर्चा। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना आप क्या करें, नोट कर लें, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि जो कंपोज होके फंक्शन बनते हैं, गोफ एक्स, फोग एक्स, है ना, उनकी डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि f कोई फंक्शन है जो सेट A से B में डिफाइन है, ठीक है, और f(x) बराबर दे दिया आपको 2x, ठीक है। और g कोई फंक्शन है, वो सेट B से C में डिफाइन है, और gx बराबर दे दिया आपको x², ठीक है। और सेट A दे दिया 1 2 3, सेट B दे दिया 2 4 6, और सेट C दे दिया आपको, मान लेते हैं कि 4 16 और 36, ठीक है। अब मैं पहले बात करता हूँ गोफ एक्स की, ना, तो गोफ एक्स, ठीक है। तो देखो अब जहाँ गोफ एक्स होता क्या, देखो जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ से, है ना, पहले रखूंगा वैल्यू x की, और x किसके लिए, f के लिए। तो आप देखो f जो है किससे किस में डिफाइन है, a से b में डिफाइन है। मतलब f के लिए जो x निकल के आएगा, इस फंक्शन f के लिए जो x निकल के आएगा वो कहाँ से निकल के आएगा, सेट a से। तो मुझे एक बात पता चल गई कि जो गोफ जो फंक्शन है वो a से, उसकी डोमेन पता चल गई क्या है, सेट a से होगी, ठीक है। फिर देखो ये जो वैल्यू देगा f(x) है ना, मैपिंग कर देते हैं इनकी ना, कि ये सेट A है, ये सेट B है, और ये सेट क्या है, C है। ये A है, ये B है, और ये C है। ये है f फंक्शन, f(x) बराबर क्या है, 2x, और ये g फंक्शन है, B से C में डिफाइन है, gx बराबर क्या है, x², ठीक है। इसमें 1 2 3, ये में 1 2 3, इसमें 2 4 6, ठीक है, और इसमें है 4 16 और 36, ठीक है। तो देखो f(x) में जब मैं देखो f(x) में x की जगह मैं 1 रखूँगा तो वो क्या देगा, यहाँ 1 रखूँगा तो क्या देगा, 2 देगा। मतलब 1 किससे, 1 की इमेज क्या है, 2, यहाँ 2 रखूँगा तो f2 क्या देगा, 4 देगा, ठीक है। यहाँ 3 रखूँगा तो f3 क्या देगा, 6 देगा। ये तो था f। फिर gx की बात करूँ, gx के लिए x कहाँ से उठ के आएगा, b से, सेट b से उठ के आएगा। देखो जो g फंक्शन है वो b से c में डिफाइन है, तो g का जो x निकल के आएगा वो कहाँ से निकल के आएगा, सेट b से। देखो अब इसके g में x जब 2 रखूँगा तो क्या देगा, 4 देगा। 4 रखूँगा, x की जगह कितना रखूँगा, 4 रखूँगा तो क्या देगा, 16, और 6 रखूँगा तो कितना दे देगा, 36, ठीक है। अब देखो उसने f में जब अपन ने, ये तो था g ऑफ f(x) है ना, जब गोफ x की जगह मैं रखूँगा 1, है ना, x की जगह रखूँगा 1, और 1 कहाँ से आएगा, क्यों 1 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि f के लिए x कहाँ से आएगा, सेट a से, और सेट a क्या है, 1, तो 1 रखूँगा, 1 2 3 है, 1 रखूँगा तो ये क्या देगा, g ऑफ f1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये क्या देगा, g2, और g2 कितना देगा, 4 देगा। जब 2 रखूँगा गोफ में f की जगह, x की जगह कितना रखूँगा, 2 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो x रखा जाएगा वो किससे रखा जाएगा, f से, और f के लिए x कहाँ से आएगा, 1 2 3 से ना। तो ये क्या देगा, g ऑफ
F2 और F2 क्या दे रहा है, F2 क्या दे रहा है, F2 क्या देगा, देखो 4 देगा तो G4, और G4 क्या देगा, 16 देगा। इसी तरह से G ऑफ F3 क्या देगा, GF3, GF3 क्या देगा 6, सॉरी F3 क्या दे रहा है 6, F3 रखूंगा तो क्या देगा 6 देगा, और G6 क्या देगा 36। तो इसकी जो रेंज का जो सेट बना देखो 4, 16 और 36, 4, 16 और 36, ये कहाँ है, 4, 16, 36 कहाँ है, 4, 16, 36 कहाँ है, सी में है, तो सेट सी। देखा आपने, जब दो फंक्शन कंपोज होते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है उसकी जो डोमेन है वो तो होती है जो बाद वाला फंक्शन है उसकी डोमेन, और जो रेंज है कंपोज होने के बाद जो फंक्शन बन रहा है उसकी जो रेंज है वो पहले वाले की रेंज के बराबर है। देख लो, पहले वाले की रेंज के क्या है, बराबर है। अब देखो आप, क्या मैं इसको गोफ बना दिया, क्या इसको मैं फोग भी बना सकता हूँ क्या, फोग एक्स है ना, तो इसको देखो अपन f ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स की, अब यहाँ जो x रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, g फंक्शन से। तो आपको पता चल गया कि फोग जो है डिफाइन कहाँ से होगा, g के लिए x कहाँ से आ रहा है, g के लिए x कहाँ से आ रहा है, b से आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको पता चल गया कि फोग जब बनाएंगे तो उसके लिए जो x जो रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, g से, और g के लिए x कहाँ से उठ के आ रहा है, सेट b से, तो फोग की जो डोमेन है वो क्या होगी, b, ठीक है। अब जब मैं b में से एलिमेंट रखूँ, यहाँ पे सेट b में से एलिमेंट रखूँ 2, तो देखो ये क्या देगा, f ऑफ फोग 2, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, f G2 क्या दे रहा है, देखो G2 क्या दे रहा है, G2 रखूंगा तो क्या दे रहा है 4, और F4 देखो F4 यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है ना, F4 F का लिए x कहाँ से आता है, F के लिए जो x का मान आता है वो कहाँ से आता है, सेट A में से, और सेट A में 4 है ही नहीं, तो मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कंक्लूजन निकल के आया कि नोट में आप हमेशा बात याद रखेंगे, हमेशा फोग फंक्शन हमेशा f व g फलन से फोग या गोफ दोनों परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। देखो यहाँ हमेशा के लिए जरूरी नहीं है कि f और g कोई फंक्शन है तो हमेशा ही उनसे क्या निकले, फोग और गोफ दोनों परिभाषित हो। देख लो इस कंडीशन में नहीं निकल गया ना, यहाँ गोफ तो आ गया लेकिन फोग नहीं आया। क्यों नहीं आया, फोग क्यों नहीं आया, क्योंकि फोग की जो कोडोमेन है वो यहाँ निकल के नहीं आ रही ना, कोई सेट ही नहीं बन रहा कोडोमेन का। पहली बात तो ये याद रखेंगे, अगर यूँ हो जाए है ना, यूँ हो जाए कि f सेट x से सेट x में डिफाइन है और वह g भी सेट x से सेट x में डिफाइन है, तो गोफ व फोग दोनों डिफाइन होंगे, दोनों परिभाषित होंगे, ठीक है। नंबर 3 कि f हो जाए x से सेट y में व g हो जाए y से सेट x में, तो भी गोफ व फोग दोनों डिफाइन होंगे, परिभाषित होंगे। फोग के परिभाषित होने के लिए नंबर 4 बात याद रखेंगे, फोग के परिभाषित होने के लिए दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा कौन सा, मतलब जी फंक्शन की डोमेन ऑफ कोडोमेन किसकी, जी की, सबसेट और इक्वल्स टू होनी चाहिए डोमेन किसकी, एफ की डोमेन के। जी की जो कोडोमेन है वो एफ की किसके सबसेट या इक्वल होनी चाहिए, किसके,
एफ की डोमेन के। और 5 नंबर बात, अगर फोग तो हो गया गोफ के परिभाषित होने के लिए कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ सबसेट या इक्वल होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी। बोले सर क्यों? देखो जब गोफ जब डिफाइन हुआ तो एफ की जो कोडोमेन है वो जी की डोमेन और के क्या है, इक्वल या सबसेट होनी चाहिए ना। तो मैंने ये लिखा गोफ के परिभाषित होने के लिए कोडोमेन किसकी, एफ की कोडोमेन जो है जी की डोमेन के बराबर होनी चाहिए या उसका क्या होनी चाहिए, सबसेट। बोले सर क्यों? क्योंकि ये जी जो यहाँ से देखो, यहाँ से एफ एक्स जो वैल्यू देगा, एफ एक्स कोई ना कोई वैल्यू देगा, वो बी में आनी चाहिए, है ना, बी में। और अगर ये सेट बी इसका सबसेट है तो जी में भी है ना, जी में है तो जी अपने से आगे सी वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर ये सबसेट नहीं है तो वैल्यू नहीं। जैसे यहाँ देख लो, जैसे यहाँ देखो फोग था, है ना, फोग मैंने निकाला और मैंने भी बताया कि फोग के परिभाषित होने के लिए जी का जो कोडोमेन है वो सबसेट होनी चाहिए किसकी, एफ के डोमेन की। तो जी ने तो वैल्यू दी, देखो यहाँ फंक्शन जी ने जो वैल्यू दी वो क्या दी, जी फंक्शन ने वैल्यू दी 4, और 4 जो है किसमें, एफ के डोमेन में है ही नहीं, एफ के डोमेन में है ही नहीं, तो वो परिभाषित इसीलिए नहीं हुआ ये फंक्शन। कि कौन सा फंक्शन परिभाषित नहीं है, फोग परिभाषित क्यों नहीं हुआ, कि जो जी का जो कोडोमेन है वो एफ के डोमेन में का सबसेट या उसके इक्वल नहीं था, तो आगे वैल्यू नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ जी एक्स कोई वैल्यू देगा, ये जो पूरी वैल्यू बनेगी वो किसके, जी के कोडोमेन की है। और ये जो कोडोमेन अगर यहाँ एफ के डोमेन के बराबर नहीं है तो आगे वैल्यू नहीं देगा। यहाँ जैसे 4 आ गया वो एफ की डोमेन में है ही नहीं, एफ की डोमेन में है ही नहीं, तो आगे वैल्यू क्या देगा, यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आगे ये सेट फंक्शन जो है वैल्यू ही नहीं देगा, तो ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। करते हैं एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 15 है कि मान लीजिए कि एफ इस सेट से इस सेट में डिफाइन है और जी इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, तो दो फलन इस प्रकार हैं कि F2 बराबर दे रहा है 3, F3 बराबर दे रहा है 4, F4 बराबर है 5 बराबर 5, G3 बराबर G4 बराबर 7, G5 बराबर G9 बराबर। इसका मतलब क्या है कि F फंक्शन में 2 रखूंगा तो क्या देगा, 3 देगा, F फंक्शन में 3 रखूंगा तो क्या देगा, 4 देगा, F4 और 5 रखने पर F में वो 5 ही देगा। इसी तरह G में 3 और 4 रखूंगा दोनों पे वो वैल्यू क्या देगा, 7 देगा। G में 5 और 9 रखूंगा तो क्या देगा, 11 देगा। तो गोफ ज्ञात कीजिए, है ना, क्या ज्ञात कीजिए, गोफ। तो आप चेक करो, वैसे तो देखो गोफ ज्ञात करने का मतलब क्या, गोफ परिभाषित है, उसने बोला ना गोफ ज्ञात कीजिए, तो गोफ परिभाषित है। आप चेक करो कि गोफ परिभाषित कब होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब गोफ परिभाषित क्या होगा, जो दूसरा सेट है मतलब डोमेन ऑफ एफ सबसेट होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसकी, कोडोमेन, दूसरे सेट की कोडोमेन, और पहले फंक्शन की कोडोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, है ना। दूसरे फंक्शन की कोडोमेन जो है सबसेट होनी चाहिए किसके, पहले फंक्शन, जो दो फंक्शन अपन कंपोज कर रहे हैं, पहला दूसरा मतलब जो फंक्शन कंपोज कर रहे हैं, ये 2 तरीके से हो सकता है, फोग या गोफ। जब गोफ है तो दूसरा फंक्शन कौन सा, एफ, और पहला कौन सा, जी। और फोग होगा तो पहला फंक्शन क्या होगा, एफ, और दूसरा क्या होगा, जी। तो यहाँ दूसरा फंक्शन कौन सा है, एफ, मतलब एफ की कोडोमेन सबसेट होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए जी की डोमेन। तो चेक करते हैं एफ की कोडोमेन देखो क्या है, 3 4 5 9, और पहले फंक्शन की डोमेन क्या है, 3 4 5 9। देखो क्या इक्वल है क्या, या तो ये जो है इसका सबसेट होनी चाहिए या दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। वैसे तो ये डिफाइन ही था क्योंकि उसने बोला गोफ ज्ञात कीजिए। तो आंसर में जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिख देते हैं कि एफ जो है 2 3 4 5 से डिफाइन है, 3 4 5 9, और जी जो फंक्शन है 3 4 5 9 से डिफाइन है 7 11 15, और जो सारी चीज़ें दे रखी है वो लिख दो कि F2 बराबर 3, F3 बराबर 4,
F4 बराबर F5 बराबर 5, और G में क्या है कि G3 बराबर G4 बराबर 7, और G5 बराबर G9 बराबर क्या दे रहा है 11, है ना। मुझे क्या डिफाइन करना है, गोफ। पहले तो आप देखो कि गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो गोफ इसलिए लिख दो, इसलिए गोफ डिफाइन होगा इसकी डोमेन से, F की डोमेन से, तो कितनी 2 3 4 5 से, इसकी कोडोमेन में, दूसरे सेट की डोमेन से इसकी कोडोमेन में परिभाषित होगा। तो जी की कोडोमेन क्या है 7 11 15। दो बातें ध्यान रखो, परिभाषित होता कब है, जब दूसरे सेट की कोडोमेन, दूसरे फंक्शन की कोडोमेन वो सबसेट या इक्वल हो जाए पहले फंक्शन की डोमेन के, तब तो फंक्शन डिफाइन हो। ये बात पता चल गई आपको, ठीक है। दूसरी बात, डिफाइन होने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो दूसरे फंक्शन की डोमेन से पहले फंक्शन की कोडोमेन में, ठीक है। अब यहाँ, अब मैं देखो गोफ ज्ञात कर रहा हूँ, तो देखो जी ऑफ एफ, गोफ पता चल गया मुझे, जी ऑफ एफ है ना, जी ऑफ एफ, एफ की जगह मैं अब एफ यहाँ से रखूँगा 2 रखूँगा, तो इसको क्या लिखूँगा जी ऑफ F2, और जी F2 वैल्यू क्या दे रहा है, F2 वैल्यू क्या दे रहा है 3, और G3 पे मान कितना आ रहा है 7। समझ में आएगा कि पहले मुझे पता चला, मैंने देखा कि गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो दूसरे फंक्शन की डोमेन से पहले फंक्शन की कोडोमेन में डिफाइन हुआ, पता चल गया, ठीक है। फिर मैं गोफ के सारे एलिमेंट निकालूंगा, मतलब सारे इस गोफ फंक्शन की डोमेन से सारे एलिमेंट रखूंगा मैं। तो मैंने पहले क्या रखा, 2 रखा गोफ में, तो वो क्या देगा जी ऑफ F2, और F2 मैंने देखा कितना है, F2 कितना दे रहा है 3, तो F2 की जगह मैंने कितना रख दिया 3, और G3 कितना दे रहा है 7, तो रख दिया 7। इसी तरह रखूँगा गोफ 3, देखो दूसरा एलिमेंट 3 रखा, ये क्या देगा जी ऑफ F3, फिर देखा F3 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो G4, और G4 मान कितना दे रहा है 7 दे रहा है। फिर गोफ 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, फिर क्या रखेंगे 4, तो ये क्या देगा जी ऑफ F4, और जी F4 की वैल्यू देखिए कितनी है, F4 की वैल्यू कितनी है 5, और G5 फिर कितना दे रहा है 11। इसी तरह से आपको क्या निकालेंगे, जी ऑफ गोफ ऑफ 5, ये आप निकालेंगे कि यहाँ कितना आएगा, ठीक है। ये फंक्शन अपन ने ज्ञात कर दिया कि जब 2 रखा तो कितना दिया 7 दिया, 3 रखा तो 7 दिया, 4 रखा तो 11 दिया, और 5 रखा तो आप बताओगे कितना दिया, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 है कि f जो है R से R में डिफाइन है, g भी R से R में डिफाइन है, फलन क्रम से fx ये दे दिया, gx ये दे दिया, द्वारा परिभाषित है, तो फोग और गोफ ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि फोग बराबर नहीं है गोफ के। तो देखो मैंने आपको बताया था कि f जब x से x में डिफाइन हो और g भी x से x में डिफाइन हो, तो गोफ व फोग दोनों ही क्या होंगे, डिफाइन होंगे। बोले सर क्यों, क्योंकि दूसरे सेट की कोडोमेन मतलब x पहले सेट की डोमेन के बराबर होनी चाहिए, तो बराबर यही सबसेट होनी चाहिए। इसमें देखो दूसरे सेट की कोडोमेन मतलब x, पहले सेट बोल रहा हूँ, सॉरी फंक्शन है ना, दूसरे फंक्शन की कोडोमेन मतलब x पहले फंक्शन की डोमेन के इक्वल या सबसेट होनी चाहिए, तो बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों डिफाइन होते हैं। ये भी R से R में है, ये भी R से R में, तो फोग और गोफ दोनों डिफाइन होंगे, ठीक है। पहले मैं क्या ज्ञात करता हूँ, फोग ज्ञात करते हैं ना। आंसर में पहले जो चीज़ें दे रखी है लिख दो, क्योंकि f जो है R से R में डिफाइन है, g और fx क्या दे रखा है वो साथ के साथ लिख दो। fx क्या दे दिया, fx दे दिया cos x, और g भी डिफाइन है R से R में, और gx बराबर के दे दिया 3x²। अब इसलिए पहले गोफ है ना, गोफ डिफाइन होगा कहाँ से, R से R में। ये बातें आप खुद से ही प्रश्न किया करो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, है ना। तो ये क्या होंगे, R से R में, मतलब दूसरे फंक्शन की डोमेन से पहले फंक्शन की कोडोमेन में डिफाइन होंगे, ठीक है। दूसरे की डोमेन से पहले की कोडोमेन में डिफाइन होंगे,
और होते कब हैं, जब दूसरे की कोडोमेन और पहले की डोमेन इक्वल हो। ये बातें आप दिमाग के अंदर सेट कर लो, बार बार क्वेश्चन में ये बातें आप अपने आप से पूछोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपको यूँ लग रहा है कोडोमेन डोमेन कोडोमेन डोमेन है ना, बार बार आप ये करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। हो गया, ठीक है। तो पहले मैं इसलिए गोफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, ठीक है। अब देखो जी एक्स बराबर क्या है 3x स्क्वायर, तो जी टी बराबर क्या होगा 3t स्क्वायर, तो जी कोस एक्स बराबर क्या होगा 3 कोस एक्स स्क्वायर। ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3 कोस एक्स की होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर अंदर उतर जाएगी तो क्या लिख देंगे 3 कोस स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर कोस पे उतरेगी न कि एक्स पे, एक्स पे मुझे उतार देना है ना। ये आ गया गोफ नंबर 1। अब फिर निकालना है मुझे फोग। वह फोग भी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, रियल नंबर से रियल नंबर में, दूसरे सेट की डोमेन से, दूसरे फंक्शन की डोमेन से। तो दूसरा फंक्शन कौन सा है जी, तो मतलब आर से पहले फंक्शन की कोडोमेन में, मतलब आर में। फोग एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू है मेरे पास, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। अब एफ एक्स देखो, एफ एक्स बराबर क्या है कोस एक्स, तो एफ टी बराबर क्या होगा कोस टी, एफ आर बराबर क्या होगा कोस आर, तो एफ 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा कोस 3x स्क्वायर। तो एफ 3x स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा कोस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया फोग एक्स बराबर क्या है कोस 3x की स्क्वायर, है ना। ये नंबर 2। अब एक और 2 को देखो, क्या फोग और गोफ दोनों बराबर हैं क्या। गोफ तो है 3 कोस स्क्वायर एक्स और फोग है कोस 3x स्क्वायर, तो वाई लिख दो, वाई फर्स्ट एंड सेकेंड फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ। ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 17 है कि एफ एक्स बराबर 3x + 4 बट अपॉन में 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन f जो है इस सेट से इस सेट में डिफाइन है। ये सेट है कि रियल नंबर में से 7/5 घटा दिया, वो तो है डोमेन, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर में से 3/5 घटा दिया, ठीक है। इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, और जी एक्स ये दे दिया फलन इस सेट से इस सेट में परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि फोग जो है आई ए तथा गोफ है वो आई बी इस प्रकार है कि आई ए बराबर एक्स तथा आई बी बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और आई बी एक्स बराबर क्या है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जहाँ ए ये सेट है, बी ये सेट है, ए आई ए तथा आई बी को क्रम से सेट ए और सेट बी पर तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन अपने 11th क्लास में देखा था कि जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू दे दे, 1 रखूंगा तो 1 दे दे, 2 रखूंगा तो 2 दे दे, x रखूंगा तो x ही दे देगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन है। पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं ना आंसर में। सेट लिखो, देखो ए क्या है रियल नंबर माइनस, ये माइनस है, रियल नंबर माइनस 3/5, और बी क्या है, बी क्या है रियल नंबर में से माइनस कर दिया, क्या कर दिया 7/5, ठीक है। अब जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं। एफ जो फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है देखो किससे किस में डिफाइन है, एफ फंक्शन r - 7/5, r - 7/5 मतलब कहाँ b से, r - 7/5 को सेट b तो मान रखा है, ये b दे रखा है ना, f जो है b से r - 3/5, r - 3/5 मतलब a में डिफाइन है, और एफ एक्स बराबर क्या दे दिया 3x + 4/5x - 7। बोले सर ये क्या, देखो r - 7/5 या r - 7/5 इसको क्या मान रखा है b, तो सेट f जो है b से r - 3/5 और a में डिफाइन है, ठीक है। वह जी जो फंक्शन है, जी जो फंक्शन है कहाँ से, r - 3/5, r - 3/5 मतलब सेट a से सेट b में डिफाइन है, ठीक है। और जी एक्स बराबर क्या दे दिया,
जी एक्स बराबर क्या दिया है, कहाँ है जी एक्स, वो रहा 7x + 4 अपॉन 5x - 3। ठीक है, अब पहले मैं फोग और गोफ निकालता हूँ, देखो ना फोग, इसलिए फोग x इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इसको यूँ तो लिखूँगा f ऑफ gx, नहीं तो होगा, मैं सीधा करता जाऊँगा, है ना, क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है। तो f ऑफ gx, अब f में जहाँ जहाँ x आ रहा है, देखो fx बराबर क्या है, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, तो ft बराबर क्या होगा, 3t + 4 5t - 7, तो fgx क्या होगा, 3gx, तो लिखूँगा 3gx + 4, मतलब fx में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, पुट gx पुट कर रहा हूँ अपॉन 5x - 7। ठीक है, अब gx की वैल्यू, x की जगह gx, सॉरी x की जगह gx -7। अब gx की वैल्यू पुट करूँगा तो देखो ये 3 पड़ा है, ब्रैकेट में gx की वैल्यू क्या है, ये रही 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4, ये 3 रहा अपनी जगह, ये gx की वैल्यू पुट कर दी और प्लस का 4 पड़ा, अपॉन में 5, gx की वैल्यू ये रही 7x + 4 अपॉन 5x - 3 माइनस के 7, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 या 21x + 12, और इधर एलसीएम लूँगा तो देखो इसके नीचे एक मार के एलसीएम लूँगा ना मान के, तो 5 चौका 20 x माइनस के 12 अपॉन में क्या आया, ये 5x - 3 अपॉन में ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35x प्लस के 20 माइनस के 35x प्लस के 21 अपॉन में 5x - 3, ये इससे ये कैंसिल आउट, है ना। आगे देखो क्या बचा, ये देखो 21 और 20 41x और ये प्लस का 12 माइनस का 12 कट गया, 35x और ये 35x कट गए, 20 और 41 बराबर में क्या बचा, x। ठीक है, तो देखो f ऑफ gx उसने क्या दे दिया, gx, और ये g जो मैं x जो रखूँगा, ये यहाँ जो x रखूँगा वो कौन सी सेट, कहाँ से रखूँगा, g की डोमेन से, और g की डोमेन क्या है, सेट A है। तो क्या दे दिया इसने, मतलब क्या दे दिया कि फोग x इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है किस पे, A पे। फोग x क्या है, फोग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है A पे। ठीक है, ये पहली बात प्रूफ कर दी ना, सिद्ध कीजिए कि फोग x जो है आइडेंटिटी फंक्शन है A पे क्यों है, क्योंकि यहाँ जो x रखूँगा वो कहाँ से रखूँगा, G की डोमेन से, और G की डोमेन क्या है, A है, मतलब A से एलिमेंट रखूँगा और वही मुझे मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन किस में हो गया, वो सेट A में। अब गोफ की बात करते हैं, गोफ x इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे इसको, g ऑफ fx, अब gx है ना, gx कहाँ है, gx ही रहा है ना, gx में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दूंगा मैं, fx भी, gx बराबर ये है तो gt बराबर क्या होगा, gx बराबर 7x + 4 अपॉन 5x - 3 है, तो gt बराबर क्या होगा, 7t + 4 अपॉन 5t - 3, तो gfx क्या होगा, gfx क्या होगा, 7fx + 4 अपॉन 5fx - 3, 7fx + 4 अपॉन 5fx - 3 इक्वल्स टू, अब fx की वैल्यू रख देंगे, ये 7 पड़ा है, fx की वैल्यू क्या है, ये रही 3x + 4 अपॉन 5x - 7, प्लस में क्या पड़ा है, ये 4 5 पड़ा, fx की वैल्यू ये रही 3x + 4 अपॉन में 5x - 7, और माइनस में क्या पड़ा है, 3, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा देखो 7 या 21x + 7 चौका 28, और ये l इसके नीचे एक मान के एलसीएम लूँगा तो 5 चौका 20x प्लस का और माइनस के 7 चौका 28,
अपॉन में 5 तिया 15 x 5 चौका 20, फिर इस लूँगा एलसीएम तुम अपॉन में वो आएगा, वो कट जाएगा ना, लिख देता हूँ। इसके अपॉन में क्या आएगा, जो एलसीएम लिया वो लिखा, क्या एलसीएम लिया 5x - 7 ये 28 है, अपॉन में 5 तिया 15 x प्लस के 20, इसके नीचे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 5 तिया 15 माइनस के 15x प्लस के 7 तिया 21 और अपॉन में 5x - 7 इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, ये देखो 28 प्लस का, ये 28 माइनस का कट गया, 21 और 20 41x अपॉन में यहाँ क्या कटा माइनस के 15 प्लस के 15 अपॉन में 41 इक्वल्स टू x। मतलब जी गोफ x में जो x रखा था उसने क्या दे दिया, x ही दे दिया। गोफ में x रखा तो x ही दे दिया, और गोफ में अपन x जो रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, f की डोमेन से, और f की डोमेन क्या है, b है। तो मतलब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन बना सेट b में क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन। ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। कैलकुलेशन जरूर लंबी है लेकिन है आसान, है ना, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिद्ध कीजिए कि यदि f a से b में तथा g b से c में एक ही है, ये दो फंक्शन दे दी, f a से b में g b से c में एक ही है, दोनों 1 1 है, तो आपको सिद्ध करना है कि गोफ जो है a से c में जो डिफाइन होगा वो भी क्या होगा, 1 1 होगा। उससे पहले जो देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 में थोड़ी सी अपन ने चर्चा नहीं की थी कि f कोई फंक्शन था a से b में डिफाइन था और g कोई फंक्शन था b से a में डिफाइन है। तो बोले सर आपने हमें बताया नहीं कि गोफ और फोक दोनों ही डिफाइन क्यों हैं, गोफ भी डिफाइन है और फोक भी डिफाइन है, ये क्यों है, इनकी डोमेन और रेंज क्या होगी। पहली बात तो डिफाइन कब होते हैं, जब दूसरे फंक्शन की कोडोमेन मतलब f की कोडोमेन भी पहले फंक्शन की डोमेन के बराबर हो या उसका सबसेट हो। तो देखा आपने बराबर है, ठीक है, तो ये डिफाइन है। डिफाइन कब होते हैं, दूसरे फंक्शन की कोडोमेन पहले फंक्शन की डोमेन के या तो उसका सबसेट हो या उसके बराबर हो। तो आपने देखा बराबर है, ठीक है, डिफाइन हो गई। अब होंगे कहाँ से कहाँ, तो दूसरे फंक्शन की डोमेन से, मतलब f की डोमेन से a से पहले फंक्शन की कोडोमेन में मतलब a में डिफाइन होंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखो डिफाइन है क्या, तो दूसरे फंक्शन की कोडोमेन मतलब दूसरे फंक्शन कौन है g, और g की कोडोमेन क्या है a, पहले फंक्शन की डोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो देखो आप बराबर है या सबसेट होनी चाहिए, तो बराबर ये तो सबसेट तो होगी ना, ठीक है, डिफाइन तो है। फिर कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये दूसरे फंक्शन की डोमेन से मतलब b से पहले फंक्शन की कोडोमेन में मतलब a b में ही डिफाइन होगी, ठीक है। यूँ थोड़ी सी चर्चा किया करो खुद से ही पूछा करो कि डिफाइन क्यों है और है तो कहाँ है, बताया नहीं था तो ये आप उसमें नोट कर लेंगे थोड़ा सा ना दिमाग के अंदर। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f a से b में और g b से c में एक ही है, दोनों 1 1 है, तो गोफ जो है a से c में भी एक ही होगा। पहले देखो गोफ डिफाइन है क्या, वैसे तो है ही डिफाइन, उसने दे रखा तो है ही, गोफ डिफाइन है क्या, आप खुद से चर्चा करो। दूसरे फंक्शन की कोडोमेन मतलब f की कोडोमेन, ये दूसरा फंक्शन ये तो है, इसकी कोडोमेन b पहले फंक्शन की डोमेन के बराबर होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए, तो है। डिफाइन कहाँ से होगा, f की डोमेन से मतलब a से, g की कोडोमेन में मतलब c में, ठीक है, वही बात है। तो देखो आंसर में चूंकि गोफ डिफाइन है कहाँ से, a से c। 1 1 प्रूफ करने का वही तरीका 1.2 में अपन ने जो किया था, दो एलिमेंट मानेंगे फंक्शन में और मानेंगे कि उन पे फंक्शन की जो इमेज है वो सेम है, और लास्ट में जाते जाते अपन प्रूफ कर देंगे कि वो जो अपन ने एलिमेंट माने थे वो भी सेम है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1। तो मान लेंगे लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन A, एंड डोमेन में दो एलिमेंट मान लिए, और क्या मान लिया कि गोफ x1 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया गोफ
x2। अब ये क्या देगा, देखो g ऑफ fx1 इक्वल्स टू क्या देगा, g ऑफ fx2। ठीक है, ये क्या दे देगा, g ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ x2। बोले सर क्यों, क्योंकि fx1 की जगह पर x1 लिख दिया और fx2 की जगह पर क्या लिख दिया, x2। आप यहाँ बात लिखो, क्योंकि f इज 1 1, f क्या है 1 1 है, उसने बोला है f और g दोनों 1 1 है। ये f 1 1 होने का मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि यदि fx1 बराबर fx2 हो तो क्या देगा ये, कि x1 बराबर क्या देगा x2। f 1 1 होने का मतलब यही तो है। तो मैंने fx1 की जगह तो क्या रख दिया x1 और fx2 की जगह क्या रख दिया x2। ये बात रही, रीजन दे दिया आपने। अब g भी 1 1 है तो gx1 बराबर क्या दे देगा, gx2। तो क्या दे देगा, उससे क्या देगा ये x1 बराबर x2। इसका रीजन क्या लिखोगे, चूंकि g इज 1 1, g भी क्या है 1 1 है, और g 1 1 होने का मतलब क्या है, gx1 बराबर अगर gx2 हो तो ये क्या दे देगा, x1 बराबर क्या दे देगा, x2। मतलब gx1 तो x1 दे देगा, gx2 बराबर क्या दे देगा, x2। अब मैंने दोनों एलिमेंट किस में माने थे, गोफ में, और वो दोनों एलिमेंट के लिए इमेज मानी थी गोफ में सेम है, और वो दोनों एलिमेंट पे आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। इसलिए फंक्शन गोफ इज 1 1। तो यहाँ पे आके आप एक बात नोट करोगे, नोट में आपकी ये बात याद रहनी चाहिए, इफ f एंड g आर 1 1 देन गोफ अगर डिफाइन है और फोग अगर डिफाइन है, अगर डिफाइन है तो बोथ आर क्या होंगे, 1 1 होंगे। ये बात आपको नोट में बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, कि f और g दोनों 1 1 हैं, और गोफ और फोग अगर डिफाइन हो रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, 1 1 होंगे। ठीक है, बढ़ते अपने एग्जांपल नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिद्ध कीजिए कि यदि f और g आच्छादक है, दोनों ऑन्टो हैं, तो गोफ जो है a से c में जो डिफाइन है वो क्या होगा, ऑन्टो होगा। f और g अगर दोनों ऑन्टो हैं तो गोफ भी क्या होगा, ऑन्टो होगा ना। आंसर में जो चीज़ें लिख रखी हैं वो लिखते हैं, क्योंकि f जो डिफाइन है a to b इज ऑन्टो फंक्शन, एंड g जो डिफाइन है b से c इज आल्सो एन ऑन्टो फंक्शन। दोनों ऑन्टो फंक्शन दे रखे हैं। एंड और क्या दिया है कि गोफ जो है वो डिफाइन है कहाँ से, सेट ए से सेट सी में। पहले देखो डिफाइन हो गया क्या कि दूसरे फंक्शन की कोडोमेन, एफ की कोडोमेन पहले फंक्शन की डोमेन के इक्वल है, तो हाँ है, और यहाँ से हाँ ठीक है। दूसरे फंक्शन की कोडोमेन पहले फंक्शन की डोमेन के इक्वल है, तो डिफाइन है, हाँ है। डिफाइन होगा तो कहाँ से होगा, दूसरे फंक्शन की डोमेन से पहले फंक्शन की कोडोमेन में, तो ठीक है। अब देखो है ना, अब जो इनका यूज करके इसको सिद्ध करेंगे, है ना, क्या हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव गोफ ए टू सी इज ऑन्टो फंक्शन। तो पहले इसको समझते देखो, है ना, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, और ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए से बी में डिफाइन है कौन सा फंक्शन है, ए से बी में एफ, मतलब यहाँ से एक्स रखूँगा तो क्या देगा, एफ एक्स, है ना। और बी से इस सेट सी में डिफाइन है कौन, जी। यहाँ से देखो, सॉरी, इसमें मान लेते हैं वाई है और इसमें मान लेते हैं जेड है ना। देखो जी ऑन्टो है, यहाँ से चालू करेंगे। जी ऑन्टो है तो उसके हर एलिमेंट, ऑन्टो का मतलब क्या है कि दूसरे सेट के हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ऑक्यूपाइड होने का मतलब ये किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। जी ऑन्टो है, देख लो जी ऑन्टो है, जी ऑन्टो है तो इसके हर एलिमेंट की सेट बी में इमेज होगी, ठीक है। हर जेड के लिए वाई मौजूद होगा बी में, ठीक है।
मतलब ये ऑन्टो है तो इसमें इसके हर एलिमेंट की इसमें इमेज है, ठीक है। फिर एफ भी ऑन्टो है तो इसके हर सेट, इस सेट के हर एलिमेंट की इस सेट में इमेज होगी, मतलब वाई, हर वाई के लिए इसमें क्या होगा, एक्स मौजूद है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि हर जेड के लिए क्या है, एक्स मौजूद है ना। और ये फंक्शन क्या दे रहा है, गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से सी में। तो हर जेड के लिए एक्स मौजूद हो गया तो गोफ क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। लिखेंगे कैसे, लेट एवरी z belongs to C, z belongs to set C, there is y belongs to B is the pre-image of z। y जो है z belongs to C के लिए y belongs to B is pre-image of z under F under G की सच दैट क्या होगा, सच दैट G y इक्वल्स क्या दे देगा z। हर z के लिए y मौजूद है किसमें, B में। कारण क्या लगे, चूंकि G इज ऑन्टो, इसका कारण क्या है, ऑन्टो। अगेन every y belongs to B, there is x belongs to A such that fx equals to y। हर y belongs to B के लिए, हर y belongs to B के लिए x में A में x मौजूद है, क्योंकि इसका कारण क्या लिखोगे, क्योंकि f is ऑन्टो, ठीक है। इसलिए गोफ x इक्वल्स टू क्या देगा, g ऑफ fx इक्वल्स टू क्या देगा, g ऑफ y और इक्वल्स टू क्या दे देगा, z। देख लो गोफ x क्या होगा, fx g ऑफ fx, और fx क्या दे रहा है, fx क्या दे रहा है, y रख दिया, और gy क्या दे रहा है, z, है ना। इसलिए फॉर ऑल z belongs to C, there is x belongs to A such that gof of x equals to z, मतलब इसलिए गोफ इज ऑन्टो। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C के लिए x बिलोंग्स टू A मौजूद है कि गोफ x बराबर z हो, तो गोफ क्या हो गया, ऑन्टो, है ना। देखो इसको कैसे लिखा है कि हमें क्या प्रूव करना था, गोफ जो है A से C में ऑन्टो आच्छादक फलन है। तो मैंने देखो काम निकाल लिया कि माना z बिलोंग्स टू C में एक सेट C में एक z माना, उसके लिए हर z के लिए B में क्या है, y मौजूद है। क्योंकि कैसा मौजूद है कि gy बराबर z, क्यों है, क्योंकि जो g फंक्शन है आच्छादक फलन है। फिर B के हर y के लिए A में x मौजूद है, B के हर y के लिए A में x मौजूद है कि fx बराबर a, क्योंकि f जो है वो क्या है, ऑन्टो है। प्रत्येक z के लिए y मौजूद है और प्रत्येक y के लिए x मौजूद है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक z बिलोंग्स टू C के लिए x बिलोंग्स टू A मौजूद है। तो फंक्शन गोफ जो है वो क्या हो गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। यहाँ से दूसरी बात, नोट नंबर, पिछले में एक नोट लिखा था, यहाँ क्या है नोट में, इफ f and g are onto then gof or fog are also onto। यदि f और g ऑन्टो फंक्शन है, आच्छादक फलन हैं, तो अगर गोफ डिफाइन है तो गोफ भी ऑन्टो होगा, और फोक डिफाइन है तो फोक भी क्या होगा, ऑन्टो होगा। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 है कि f तथा g दो ऐसे फलनों पर विचार कीजिए कि गोफ परिभाषित है। पहली बात तो दो फंक्शन है, अभी उनकी डोमेन कोडोमेन की बात नहीं की, f और g दिए हैं, उसने बोला है कि गोफ परिभाषित है, ठीक है, तथा एकेकीय। गोफ परिभाषित भी है और क्या है, 1 1 भी है, ठीक है।
आपसे क्या पूछ रहा है, क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः एक एक ही होंगे। मतलब अगर गोफ 1 1 है तो आपसे पूछ रहा है क्या एफ और जी दोनों 1 1 होंगे क्या। गोफ 1 1 है, गोफ कैसा है 1 1, तो आपसे पूछ रहा है कि एफ भी 1 1 होगा और जी भी दोनों 1 1 होंगे या कोई एक होगा, तो आपसे पूछ रहा है वो आपसे ना। बुक वाला एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने आपको देखो 3 कंडीशन लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सीधे सीधे सेट, नहीं ये सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। एफ जो है ए से बी में डिफाइन है, 1 रखा तो 1 दिया, 2 रखा तो 2 दिया, 3 रखा तो 3 दिया और 4 रखा तो 4 दिया। मतलब देखो एफ ए से बी में फंक्शन है और एफ 1 1 है। एफ क्या है 1 1 है। और पहले देखो गोफ 1 1 है क्या, देखो एक रखा तो ये गोफ ए से सी में डिफाइन है। गोफ कहाँ से, गोफ जो है ए से सी में डिफाइन है। गोफ में एक रखा तो 1 दिया, 2 रखा तो 2 दिया, 3 रखा तो 3 दिया, 4 रखा तो 4 दिया। तो गोफ कैसा हो गया 1 1, ठीक है। फिर चेक किया तो एफ ने देखो 1 रखने पे 1 दिया, 2 रखने पे 2 दिया, 3 रखने पे 3 दिया, 4 रखने पे 4 दिया, तो एफ भी 1 1 है। और जी को देखा, जी में 1 रखने पे 1 दिया, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 दिया, तो जी भी 1 1 है। तो बच्चे बोलेंगे सर ये बात सही है कि जब गोफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 है होता है और जी भी 1 1 होता है। बच्चे यूं बोल देते हैं डायग्राम बना के, एरो डायग्राम, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने चेक की, फिर देखो पहले देखो गोफ 1 1 है क्या, गोफ 1 1 होना चाहिए। देखो गोफ परिभाषित और 1 1 है तो चेक करना मुझे एफ और जी दोनों 1 1 है या नहीं है। तो पहले मैं चेक करता हूँ गोफ 1 1 है क्या। देखो गोफ में मैंने, गोफ जो है ए से सी में डिफाइन है, ये गोफ है ए से सी में डिफाइन। 1 रखा तो क्या दिया 1 दिया, है ना। 2 रखा तो क्या दिया 2 दिया, 3 रखा तो 3 दिया, ये 4 है सॉरी, 4 और 4 रखा तो 4 दिया। हर एलिमेंट की गोफ के अंतर्गत अलग अलग इमेज है, तो गोफ जो है 1 1 है, ठीक है। फिर मैंने देखा एफ 1 1 है क्या, तो एफ में 1 रखा तो 1 दिया, 2 रखा 2 दिया, 3 रखा 3 दिया, 4 रखा तो 4 दिया, एफ 1 1 है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जी जो है 1 रखा तो 1, 2 की 2 इमेज, 3 की 3, 4 और 5 की 1 इमेज है, तो ये तो 1 1 हो गया, मैनी 1 हो गया। तो जी क्या है नोट 1 1, जी जो है नोट 1 1। फिर नंबर 3 जो है ये पार्ट लिया, ये गोफ है। तो मैंने पहले मेरे को चेक करना है कि गोफ 1 1 है तो ही चेक करूंगा, गोफ 1 1 है तो ही चेक करूंगा कि एफ और जी दोनों 1 1 है क्या। तो मैंने देखा गोफ 1 1 है क्या, गोफ में मैंने 1 रखा तो उसने 1 दिया, 2 रखा तो 1 दिया। तो पहली बात तो गोफ 1 1 नहीं है, गोफ 1 1 नहीं है तो मैं चेक ही नहीं करूंगा जी और एफ के बारे में। ये कंडीशन मुझे कब चेक करनी है, जब गोफ 1 1 है तो ही चेक करूंगा। तो इन दोनों कंडीशन से मेरे को एक बात पता चली कि हमेशा एफ क्या होगा 1 1 होगा। तो नोट में आपको एक बात याद रखनी है कि यदि गोफ 1 1 है, 1 1 मतलब एक एक की आच्छादक एक एक की है, 1 1 है तो अनिवार्यतः एफ 1 1 होगा, जी नहीं। अनिवार्य नहीं है कि जी 1 1 हो भी सकता है नहीं भी, हमेशा एफ क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे, एकदम ईजी है, वो भी ऐसे ही समझा रखा है मैंने आपको एरो डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर दिया कि गोफ अगर 1 1 है, गोफ 1 1 है, गोफ 1 1 होने का मतलब गोफ परिभाषित है तभी तो 1 1 है ना। गोफ 1 1 है तो एफ जरूर दूसरा फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, पहले की जरूरी नहीं है कि 1 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ है भी और नहीं भी है, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अच्छा उससे पहले ये देखो फोर्थ कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई। देखो पहले कंडीशन में दोनों 1 1 थे, दूसरी में क्या थे एफ 1 1 था, जी 1 1 नहीं था, तीसरे में दोनों 1 1 नहीं थे। चौथी कंडीशन देखो मैंने क्या लेके देखी कि एफ 1 1 नहीं है और जी 1 1 है, देखो ना। तो पहले चेक करूँ, पहले किसके लिए चेक करूँगा, गोफ 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखा 1 रखा तो 1, गोफ यहाँ ए से सी में ना, और 2 रखा गोफ में तो भी उसने क्या दिया 1। तो गोफ ही 1 1 नहीं है तो मैं ये चेक ही नहीं करूँगा, है ना। तो बात वही है कि गोफ अगर 1 1 है तो एफ अनिवार्य रूप से 1 1 होगा, जी की कोई जरूरी नहीं है,
ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 है कि यदि गोफ ऑन्टो है, गोफ क्या है, ऑन्टो है, तो चेक करना है मुझे। गोफ ऑन्टो है तो क्या एफ और जी दोनों जरूरी है, क्या ऑन्टो ही हो या कोई सा एक ऑन्टो होना चाहिए ना। तो गोफ ऑन्टो है तो ही चेक करेंगे, है ना। मैंने देखा, गोफ की बात करते हैं पहले। गोफ में 1 3 रखा तो 5 आ रहा है, और 2 रखा तो 4 आ रहा है, और 1 रखा तो 3 आ रहा है। मतलब सी के हर एलिमेंट की ए में इमेज, प्री इमेज मौजूद है, तो गोफ ऑन्टो है। गोफ ऑन्टो है, गोफ ऑन्टो है तो चेक करना है कि एफ और जी दोनों ऑन्टो है क्या। तो आपने देखा, अब अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ के दूसरे सेट बी के हर एलिमेंट की सेट ए में एक प्री इमेज मौजूद है। देखो ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, 3 की सी है, तो ए ऑन्टो है, सॉरी एफ ऑन्टो है, तो एफ ऑन्टो है। वह जी की बात करूं तो जी जो सेट है बी से सी में डिफाइन है, 3 की इमेज ए, 4 की बी और 5 की सी, मतलब सी के हर एलिमेंट की बी में मौजूद प्री इमेज मौजूद है, तो जी भी ऑन्टो है। मतलब गोफ ऑन्टो है तो जी भी ऑन्टो और एफ भी ऑन्टो हो सकता है। अभी है, अभी आप बोलोगे कि हाँ सर होता है। दूसरे सेकंड केस की बात करूं मैं, है ना, इसमें तो क्या हो गया कि गोफ ऑन्टो है तो दोनों ऑन्टो हो गए, ठीक है। यहाँ गोफ ऑन्टो है तो ही चेक करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा गोफ ऑन्टो है क्या। देखो 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, मतलब सी के हर एलिमेंट, क्योंकि गोफ जो है ए से सी में डिफाइन है, तो सी के हर एलिमेंट की इमेज ए में मौजूद है। देखो 3 की 3, 2 की 2, 1 की 1, तो गोफ ऑन्टो है, ठीक है। तो देखो अब एफ की बात करूं, देखो एफ के हर एलिमेंट की सॉरी एफ के अंतर्गत बी के हर एलिमेंट की ए में इमेज है क्या, 1 की इमेज है, 2 बी की भी है, 3 की भी है, सी की भी है ना। डी की कोई इमेज ही नहीं है इधर, है ना। तो क्या देखा आपने कि एफ ऑन्टो नहीं है, एफ ऑन्टो नहीं है। वह जी की बात करूं, देखो जी बी से सी में डिफाइन है, सी के हर एलिमेंट की बी में इमेज मौजूद है क्या, 1 की इमेज ए, बी की 2 प्री इमेज सी, 1 की प्री इमेज ए, 2 की बी, 3 की सी और डी। प्री इमेज 2 हो सकती है, इमेज 2 नहीं हो सकती ना। तो हाँ, सी के हर एलिमेंट की बी में प्री इमेज मौजूद है, तो जी ऑन्टो है। तो एक बात तो पता चल गई कि मुझे पता ये बात चल गया कि अगर गोफ ऑन्टो है तो जी हमेशा ऑन्टो होना चाहिए। एफ की कोई जरूरी नहीं है, ऑन्टो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें बात करती हैं, देखो इसमें बात करते हैं, बोले सर यहाँ जी ऑन्टो है, यहाँ जी ऑन्टो ही नहीं है, यहाँ जी ऑन्टो नहीं है लेकिन एफ ऑन्टो है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, गोफ ऑन्टो होना चाहिए। तो पहले मैं चेक करूंगा गोफ ऑन्टो है तो आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे चेक करूंगा कि जी और एफ है या नहीं है ना। तो मैंने देखा गोफ जो है ए से सी में डिफाइन है, तो आपने देखा 3 की प्री इमेज है ए में, 4 की प्री इमेज 2 है ए में, 5 की प्री इमेज है 3 में, 6 की प्री इमेज ही नहीं है ए में, तो गोफ ऑन्टो नहीं है। गोफ ऑन्टो नहीं है तो आगे मैं जी और एफ की चर्चा नहीं करूंगा। गोफ ऑन्टो है तो देखता हूं मैं जी और एफ है या नहीं है। यहाँ गोफ ऑन्टो नहीं है तो जी और एफ की मैं चर्चा नहीं करूंगा, है ना। तो यहाँ से नोट नंबर निकल के आया आगे आपके पास कि यदि गोफ ऑन्टो है तो जी हमेशा ऑन्टो होगा, एफ अनिवार्यतः ऑन्टो नहीं होगा। तो अपन ने 4 क्वेश्चन किए और चारों से 4 कंक्लूजन निकले, वो मैं आगे लिख रहा हूं। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 18, 19, 20, 21 4 एग्जाम्पल से 4 बातें आपके सामने निकल के आई। वो चारों आपको नोट के अंदर, दिमाग के अंदर सेट रखनी है। कि पहली बात क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18 से क्या निकल गई, ये बात अपन को किसने बताई, एग्जाम्पल नंबर 18 ने, कि यदि एफ और जी दोनों 1 1 हैं, दो फंक्शन एफ और जी दोनों 1 1 हैं,
तो फोग या गोफ यदि परिभाषित हैं, पहली बात तो परिभाषित हैं, यदि गोफ या फोग दोनों में से कोई सा भी परिभाषित है तो अनिवार्यतः दोनों क्या होंगे, 1-1 होंगे। फोग और एफ और जी 1-1 है तो चाहे गोफ परिभाषित हो, गोफ फोग परिभाषित हो, दोनों क्या होंगे, 1-1 होंगे। 19 नंबर में एग्जाम्पल में आपको क्या बात पता चली कि यदि एफ और जी दोनों ऑन्टो हैं, एफ और जी दोनों ऑन्टो हैं तो फोग या गोफ परिभाषित है तो दोनों क्या होंगे, अनिवार्यतः ऑन्टो होंगे। ठीक है। नंबर 20 एग्जाम्पल में आपको क्या बात पता चली कि यदि गोफ 1-1 है, गोफ 1-1 है तो अनिवार्यतः एफ 1-1 होगा। जी की जरूरी नहीं है, जी हो भी सकता है 1-1, नहीं भी हो सकता। और 21 नंबर में आपको क्या बात पता चली एग्जाम्पल नंबर कि यदि गोफ 1-1 है तो गोफ ऑन्टो है, यदि गोफ ऑन्टो है तो जी ऑन्टो होगा। जरूरी है कि जी ऑन्टो हो, एफ की जरूरी नहीं है, एफ हो भी सकता है ऑन्टो, नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो ये बातें चारों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये तो दोनों इजी है कि दोनों 1-1 है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, 1-1 होगा, और दोनों ऑन्टो है तो कंपोजिशन भी ऑन्टो होगा। ये थोड़ी सी आपको दिमाग में याद रखनी है कि गोफ 1-1 है तो दूसरा फंक्शन है वो 1-1 होगा, और गोफ ऑन्टो है तो पहला फंक्शन है वो क्या होगा, ऑन्टो होगा। यूँ याद रखना, 1-1 है गोफ तो दूसरा फंक्शन 1-1 होगा, ऑन्टो है तो पहला फंक्शन ऑन्टो होगा। ठीक है। बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मान लीजिए कि f जो है इस सेट से इस सेट में डिफाइन है कि 1 2 3 से ABC में डिफाइन है। एक की आच्छादक फलन इस प्रकार है कि f1 बराबर a दे रहा है, f2 बराबर b और f3 बराबर दे रहा है c दे रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि g कोई ऐसा फंक्शन होगा, g कोई ऐसा फंक्शन होगा का अस्तित्व है ताकि गोफ x, गोफ जो दे दे ix, मतलब गोफ जो दे रहा है आइडेंटिटी फंक्शन इन x, मतलब फोग दे रहा है आइडेंटिटी फंक्शन इन y, जहाँ x ये सेट मान लिया और y ये सेट मान लिया, है ना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि x क्या दे रखा है आपको, 1 2 3, और y क्या दे रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने अपन ने किया था ना 17 नंबर, कौन सा किया था क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 किया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटे इसमें सेट दे रखे हैं A B C, है ना। अब देखो f जो है 1 2 3, मतलब 1 2 3 को मैंने क्या मान रखा है, x, मतलब मैंने क्या मान रखा है, क्वेश्चन नहीं मान रखा है, x से किस में है, ABC में, मतलब y में। f जो फंक्शन है x से y में, और क्या दे रखा है, 1-1 ऑन्टो फंक्शन है, और क्या दे दिया कि f1 बराबर क्या दे दिया, a, 1 रखूँगा तो a दे देगा, 2 रखूँगा तो b दे देगा, f2 बराबर क्या दे दिया, b, और f3 बराबर क्या दे दिया, c। उसने बोला वो देखो दे दी, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि g, अब यहाँ कोई वो पूछ रहा है कि कोई g फंक्शन है जो ABC मतलब y से इसमें x में डिफाइन कोई फंक्शन ऐसा होगा, ऐसा अस्तित्व है कि गोफ तो दे दे आइडेंटिटी फंक्शन इन x और फोग दे दे आइडेंटिटी फंक्शन इन y। तो मैं मान लेता हूँ कि x से y से x में जो फंक्शन है वो इस तरह से, y से x में मतलब a रखा तो उसने क्या दे दिया 1, g के अंदर मैंने b रखा तो उसने क्या दे दिया 2 दे दिया, और g के अंदर c रखा तो उसने क्या दे दिया 3। मैंने माना ये एक फंक्शन माना 1-1 ऑन्टो, है ना। देख लो y से मैंने a रखा तो उसने 1 दे दिया, 2 b रखा तो 2 दे दिया, और c रखा तो 3 दे दिया। ये इस तरह से g फंक्शन है। ठीक है। तो अब वो चेक पूछ रहा है आपसे कि गोफ आइडेंटिटी फंक्शन इन x और फोग जो आइडेंटिटी फंक्शन इन y। वैसे तो ये क्या है, कंसेप्ट है इन्वर्टिबल फंक्शन का। ये जो दूसरा टॉपिक है ना हमारा व्युत्क्रमणीय फलन, इसका कंसेप्ट है। अभी तक अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, ये वाला जब अपन चर्चा करेंगे उसी का छोटा सा पार्ट दे दिया, कंसेप्ट दे दिया कि इन्वर्टिबल फंक्शन है ये इस तरह का ना। तो चेक करते हैं पहले गोफ, है ना, गोफ x इक्वल्स टू गोफ x, है ना। तो g ऑफ fx, और fx में मैं वैल्यू कहाँ से रखूँगा, f की डोमेन से, और f की डोमेन क्या है x, और x से क्या रखूँगा 1। तो क्या रखा g ऑफ f1। देखो मैंने क्या बोला, गोफ x क्या होगा g ऑफ fx, और यहाँ पे जो x है वो कहाँ से आएगा, इस f की डोमेन से, और f की डोमेन क्या है, x है, और सेट x में एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3, मतलब इस x की जगह मैं क्या रखूँगा 1 2 3। तो जब मैंने 1 रखा f की जगह, x की जगह मैंने 1 रखा तो f1 आया, और f1 हमें क्या दे रहा है, a दे रहा है। तो सॉरी f1 ने क्या दिया, a दिया, तो ga, और ga क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ga ने क्या दिया 1 दिया। इसी तरह गोफ
एक्स, है ना। गोफ ये 1 था, गोफ 2 निकालो ना, तो ये क्या जाएगा जी ऑफ F2। F2 क्या दे रहा है B, F2 क्या दे रहा है B दे रहा है, तो जी ऑफ B इक्वल्स टू जी बी क्या दे रहा है फिर 2 दे रहा है। मतलब आप देखो गोफ में 1 रख रहा हूँ तो 1 ही आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 2 ही आ रहा है, और 3 रख के देख लो, गोफ में 3 रखा है ना, तो ये क्या देगा जी ऑफ F3। F3 क्या दे रहा है C दे रहा है, तो GC और GC वापिस से हमें क्या दे रहा है 3 दे रहा है। तो मैंने गोफ में 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 2 मिला, 3 रखा तो 3 मिला, तो मुझे पता चला कि गोफ जो है क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है किस में। अब 1 2 3 कौन से सेट में है, 1 2 3 कौन से सेट में है, सेट X में है, तो गोफ जो है आइडेंटिटी फंक्शन है किस में, X में। फोग की बात करें, फोग 1 है ना, तो ये क्या देगा F ऑफ G1 सॉरी F ऑफ, है ना, F ऑफ फोग X क्या देगा F ऑफ GX, और GX में जो X अपन रखेंगे G की डोमेन से, और G की डोमेन क्या है Y, तो Y से क्या रखूँगा ABC, तो क्या रखूँगा F ऑफ GA भी। देखो यहाँ जो X की वैल्यू अपन पुट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ये वाला जो X है G की डोमेन से, G की डोमेन, और G की डोमेन क्या है सेट Y, और सेट Y में कौन सा एलिमेंट है ABC, तो पहले मैंने रखा A, तो GA ने क्या दिया, GA ने क्या दिया, देखो GA ने क्या दिया 1, और F1 क्या दे रहा है, F1 क्या दे रहा है, देखो वापिस से A दे रहा है, मतलब फोग में मैंने A रखा तो उसने क्या दे दिया A ही दे दिया, और इसी तरह से फोग में मैं B रखूँगा तो वो B दे देगा, और फोग में मैं C रखूँगा तो क्या दे देगा C। तो मतलब फोग जो है क्या है, फोग जो है आइडेंटिटी फंक्शन है किस में C, ABC किस में है, ABC किस में Y में, सेट Y में, तो आइडेंटिटी फंक्शन किस में है Y में। तो वैसे देखो इसने क्या बोला, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, देखो ये 1 2 3, ये ABC, देखो ये F फंक्शन है, 1 रख रहा हूँ तो A दे रहा है, देख लो 1 रख रहा हूँ तो A दे रहा है, 2 रख रहा हूँ तो B दे रहा है, और 3 रख रहा हूँ तो C दे रहा है। और इससे उल्टा अगर मैं देखूँ तो ये G फंक्शन है, देखो C रख रहा हूँ तो क्या दे रहा है वो, C रख रहा हूँ तो क्या दे रहा है, C रख रहा हूँ तो 3 दे रहा है, B रख रहा हूँ तो क्या दे रहा है 2 दे रहा है, और A रख रहा हूँ तो वो क्या दे रहा है 1 दे रहा है। देखो A रख रहा हूँ तो क्या दे रहा है A, मतलब G जो है वो इन्वर्स फंक्शन है किसका, F का, तो F का इन्वर्स क्या है G, है ना। इसको आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक जब अपन करेंगे, तो यही था, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा इंट्रो का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब आधा पार्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।